जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब परिवार में। और आज हम केमिस्ट्री की इस शानदार एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों अपनी महामैराथन। हाँ बच्चों, महामैराथन स्टार्ट होने वाली है। ये महामैराथन आपके 16 अप्रैल को होने वाले एनडीए एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। इस महामैराथन में हमने आपके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज हैं उन सबको रखने की कोशिश की है। और इसमें जितने चैप्टर हमने केमिस्ट्री के पढ़े हैं उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को रखा गया है। और इसको कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस को समझने में, उनके पैटर्न को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इन एमसीक्यूज के साथ साथ हम लोगों के बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होने वाले हैं। और जो कंसेप्ट हमें आते हैं वो कंसेप्ट और स्ट्रांग होने वाले हैं। तो बच्चों, करते हैं स्टार्ट अपनी इस महामैराथन की बिना किसी देरी के साथ। बस आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं अपने इस महामैराथन की। बस आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने क्वेश्चंस आज तक कराए गए हैं और जितने क्वेश्चंस अब होने वाले हैं, क्योंकि अब एनडीए एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, तो अब हमें अपने स्टडी टाइम को और बढ़ाना होगा। अपने प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज को और ज्यादा लगाना होगा, क्योंकि जितने ज्यादा हम लोग एमसीक्यूज करेंगे उतना ज्यादा हमें आएंगे एमसीक्यूज और हम 16 अप्रैल को होने वाले एग्जाम को अच्छी तरीके से दे पाएंगे। बस माइंड में केवल एक चीज चलनी चाहिए इस समय कि हमें और ज्यादा पढ़ना है और हमें अपने टारगेट को अचीव करना है बेटा, है ना। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और जितनी ज्यादा आप मेहनत अभी करोगे उतना ज्यादा आपको जो है, उतनी ज्यादा आप जो है अपनी सक्सेस की तरफ पहुंचते रहोगे, है ना। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है अपनी इस महामैराथन का, वो है when applied to the affected area, which one of the following will relieve the pain due to ant bite or bee sting? When applied to the affected area, जब हम अप्लाई करते हैं affected area में, affected area यानी कि जो है प्रभावित क्षेत्र है, which one of the following will relieve the pain due to ant bite or bee sting? यानी कि चींटी के काटने पे, ठीक, एंट बाइट चींटी का काटना हुआ, और बी स्टिंग यानी कि मधुमक्खी के डंक से अगर वो हमारी बॉडी के किसी पार्ट में अगर काट दे, है ना, तो वो जो पेन होता है उस पेन को रिलीव करने के लिए उस अफेक्टेड एरिया में क्या अप्लाई करने से वो कम हो जाता है। लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा या कास्टिक सोडा। देखिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ साइंस लगी हुई है। देखो इनमें, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इस समय, है ना। तो अगर एंट बाइट है तो इसका मतलब ये है बेटा कि एंट बाइट का इसका मतलब ये हुआ कि ये जब भी एंट कोई काटती है ना, बेसिकली हम लोगों ने फॉर्मिक एसिड नाम सुना होगा। तो एंट जब बाइट करती है तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करती है? इट प्रोड्यूसेस फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब ये जो है एंड जब काटती है तो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मिक एसिड कहां से आया है? फॉर्मिक एसिड आया है, चींटियों को पहले फॉर्मिका कहा जाता है, ये लैटिन नाम है चींटियों का। एंड का जो लैटिन नाम क्या है? फॉर्मिका। तो वहां से आया है फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती है। अब देखिए एसिड को जो है न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है? एसिड करेगा क्या? नहीं, बेस करेगा। तो लेमन जूस क्या है? एसिड है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। विनेगर भी एसिड है, CH3COH। अब बेकिंग सोडा की अगर बात करूं तो बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। और कास्टिक सोडा है NaOH। अब देखिए HCOH क्या है हमारा? वीक एसिड है ना, वीक एसिड। और NaHCO3 क्या है हमारा? वीक बेस है। तो इसको कौन जो है अफेक्टेड एरिया को जो है रिलीफ पेन कर देगा? बेकिंग सोडा। तो अगर कभी
एंड बाइट हो, एंड जो है बाइट करे या बी स्टिंग हमें लग जाए, है ना, मधुमक्खी डंक मार दे, तो हमें क्या करना चाहिए, उस अफेक्टेड एरिया में वी शुड अप्लाई बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो हमें जो है उस दर्द से राहत मिल जाएगी। द सेकेंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कौन से एलिमेंट, इन सब एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। देखिए ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, मुझे पता है, और इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी देखिए एनडीए 2009 में आ रखा है ना, हमें पता है, बताओ क्या आंसर है, मरकरी। मरकरी तो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, है ना। और ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन है। फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर इज लाइकली टू गेट कंटामिनेटेड विद, 2010 में ये क्वेश्चन आ रखा है। अगर हम फूड रैप करें न्यूज़पेपर में तो इसमें क्या चीज जो है कंटामिनेट हो सकती है, लेड, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम। तो बेटा इसमें जो है लेड कंटामिनेट हो जाएगा, पीबी। एल्यूमिनियम हम लोग जानते हैं एल, आयरन हम लोग जानते हैं एफई, मैग्नीशियम इज एमजी। सो समझ में आई आपके बात कि अगर फूड रैप हो जाए, फूड रैप करते हैं न्यूज़पेपर में, तो इट इज कंटामिनेटेड विद लेड। फोर्थ क्वेश्चन इज which one among the following statements regarding the properties of mixtures and compounds is not correct? इन चारों स्टेटमेंट में से मिक्सचर और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को कौन सा सही नहीं है ना। A mixture shows the properties of its constituents but the properties of a compound are entirely different from its constituents। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मिक्सचर जो होता है वो प्रॉपर्टी शो करता है अपने कंस्टिट्यूएंट की, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। बिल्कुल सही है, ठीक है। बेसिकली कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है उसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल पूरी तरीके से अलग होती है। बल्कि मिक्सचर जो होता है ना बेटा, मिक्सचर अपने कंस्टिट्यूएंट जो उसके, हम बोलेंगे जो कंस्टिट्यूएंट उसके आयंस हैं या एटम्स हैं जिससे मिलकर के वो बना है, उनकी प्रॉपर्टी वो शो करता है मिक्सचर, बल्कि कंपाउंड ऐसा शो नहीं करता। A mixture may be homogeneous or heterogeneous, but a compound is homogeneous substance। ठीक है, मिक्सचर जो है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस होता है। भाई अगर हमने चीनी और पानी का हमने सोल्यूशन बनाया, ठीक है, चीनी और पानी का एक को सोल्यूशन बनाया, शुगर एंड वाटर का, तो इट इज होमोजेनियस। और अगर हमने वाटर और सैंड ले लिया तो इट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हम लोग जानते हैं मिक्सचर और कंपाउंड में बेसिकली डिफरेंस क्या है। मिक्सचर और कंपाउंड में बेसिकली डिफरेंस ये होता है बेटा कि मिक्सचर में क्या होता है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स या आयंस जो आपस में कंबाइन होकर के मिक्सचर फॉर्म करते हैं ना, वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। मिक्सचर में फिक्स रेशियो नहीं होता, लेकिन कंपाउंड में फिक्स रेशियो होता है। भाई वाटर तभी फॉर्म होने वाला है जब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम बने आएगा। हैं सर क्या हो अगर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम आ जाए? बेटा अगर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में कंबाइन होंगे तो इट विल फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पानी कहां रहा? पानी के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम। ठीक है, तो मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस बिल्कुल ठीक है। मिक्सचर जो है मैंने बोल दिया आपको वाटर एंड शुगर, एंड हेटेरोजेनियस में क्या जाएंगे हम, सैंड एंड वाटर। बट अ कंपाउंड इज अ होमोजेनियस सब्सटेंस। भाई अगर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, H2O है, तो पूरा का पूरा लिक्विड में, कहीं उसमें गैस नहीं है ना। तो बेसिकली a mixture may be homogeneous or heterogeneous but a compound is homogeneous substance। बिल्कुल सही, ऊपर वाला भी सही था। The constituents of a mixture can be separated by physical methods but those of a compound cannot be separated by physical method। बिल्कुल सही। भाई मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, इनके हमने वाटर और शुगर का हमने जो है मिक्सचर बनाया, तो फिजिकल मेथड से, या हमारे पास जो है वाटर और सैंड है तो हम फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट कर सकते हैं। हमने जो है उनको छान दिया, पानी नीचे आ जाएगा, ठीक है, एज अ फिल्ट्रेट। वाटर हम साइड कर देंगे और रेजिड्यू हमारे पास सैंड बचेगी। बट दोज ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। लेकिन अगर कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा तो फिजिकल मेथड से द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो ये भी सही है। एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर बट नॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। देखिए भाई, चाहे मिक्सचर बने चाहे कंपाउंड बने, दोनों चीज अगर कभी भी फॉर्म होगी
तो भाई या तो एनर्जी जो है हीट को गेन करेंगे या फिर वो हीट इवॉल्व करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि मिक्सचर अगर फॉर्म हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या इवॉल्व हो रही है, लेकिन कंपाउंड अगर फॉर्म हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इस कारण से ये वाला हमारा आंसर गलत होगा, और क्योंकि इसने इज नॉट करेक्ट पूछा है तो यही गलत हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर है ना? तो हम इसमें इन चारों में से गलत स्टेटमेंट है, एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर बट नॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास, इनमें से कौन कंटेन करता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देता हूं, कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास। इन चारों में से कौन कंटेन कर रहा है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास? यूरिया, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम कार्बोनेट या अमोनियम नाइट्रेट। देखिए यूरिया क्या होता है हमारे पास, NH2CO NH2, अमोनियम साइनाइड NH4CN, अमोनियम कार्बोनेट NH4, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 तो NH4 होल ट्वाइस CO3, अमोनियम नाइट्रेट इसकी पॉजिटिव 1 NO3 की -1 तो इसे ऐसे रहेगा। देखिए अब तो कार्बन परसेंटेज सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन बाय मास किसमें सबसे ज्यादा होगा, NH2CO NH2 की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन बाय मास इसमें होता है 46%, अमोनियम साइनाइड में 35%, अमोनियम कार्बोनेट में होता है ये लेस देन 28% मान लेते हैं, और अमोनियम नाइट्रेट में परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इज 33.5%। तो सबसे ज्यादा पूछ रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन बाय मास होता है, ठीक है, बाकी सब इनमें कम होता है, मैक्सिमम पूछा था। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट एल्यूमिनियम इज लेस इजिली कोरोडेड देन आयरन। कितना मस्त क्वेश्चन है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, यही तो खूबसूरती है अपनी केमिस्ट्री की, यही खूबसूरती है। देखिए क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, बिल्कुल सही है, एक्टिव या हम लोग रिएक्टिव लिख देते हैं, ठीक है, बट एल्यूमिनियम इज लेस इजिली कोरोडेड देन आयरन। लेकिन अगर हम कोरोडेड की बात करें, कोरोजन की बात करें, यानी कि संक्षारण की बात करें, यानी कि उसमें ऑक्सीजन के एडिशन की बात करें, तो एल्यूमिनियम में आयरन की कंपैरिजन में कम जो है कोरोडेड होता है, या आसानी से कोरोडेड नहीं होता है एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा क्यों होता है, ऑक्सीजन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, इट इज अ नोबल मेटल, आयरन अंडरगोज रिएक्शन इजीली विद वाटर, आयरन फॉर्म साइंस। देखिए एल्यूमिनियम इसीलिए आसानी से कोरोडेड नहीं होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बनाता है, एक स्पेशल कंपाउंड बनाता है, इट इज एल्यूमिना, Al2O3, है ना, वो Al2O3 एक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, इस कारण से वो आसानी से जो है कोरोजन उसमें नहीं आता है, ठीक। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑक्सीजन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, और ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की तरह, ठीक है। तो याद रखना आप लोग कि एल्यूमिनियम भले ही रिएक्टिव है आयरन से, तो होना क्या चाहिए, जल्दी जो है एल्यूमिनियम कोरोडेड हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है ना बेटा, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। द मेटल एटम which is present in super phosphate is, वो मेटल एटम जो सुपर फॉस्फेट में प्रेजेंट होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इज प्रेजेंट इन सुपर फॉस्फेट। अब सुपर फॉस्फेट क्या होता है, इट इज CaH6O8P2+2, ठीक है, इट इज सुपर फॉस्फेट। तो सुपर फॉस्फेट में कौन सा एटम प्रेजेंट होता है, सुपर फॉस्फेट में हमारा कैल्शियम एटम प्रेजेंट होता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इन चारों एटम मरकरी, कॉपर, सिल्वर या टिन, इन चारों में से कौन सा मेटल ऐसा है जो ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से। देखिए हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, तो उसमें मरकरी, कॉपर और सिल्वर, ये तीनों के तीनों एलिमेंट जो है हाइड्रोजन से नीचे लाया करते हैं। इसका मतलब कि तीनों के तीनों क्या है,
लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो टिन विल बी द राइट आंसर। टिन, क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें टिन हाइड्रोजन से ऊपर लाया करता है, इस कारण से हाइड्रोजन से जो है ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, टिन होगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रोसेस, इन चारों में से कौन सी केमिकल प्रोसेस होगी। देखिए केमिकल प्रोसेस जो है किससे, केमिकल प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय केमिकल चेंज, यानी कि इसमें फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं होगा, केवल इसमें जो है केमिकल रिएक्शन हुई होगी विच इज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल नहीं है। देखिए फिजिकल प्रोसेस में क्या होता था, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि हमें जो है वापस वो चीज मिल सकती थी। यानी कि भाई अगर हमारे पास जो है वाटर सॉलिड फॉर्म में आइस की फॉर्म में है और फिर लिक्विड फॉर्म में वाटर फॉर्म में आ जाता है, और वाटर को मैं अगर फ्रीज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आइस मिल जाएगा, वापस सॉलिड में कन्वर्जन हो गया उसका। ठीक, लेकिन वहीं अगर मैं एक कागज का टुकड़ा लूं, पीस ऑफ पेपर लूं, एंड इफ आई विल बर्न इट, तो मुझे ऐश मिलेगी। तो क्या है, लेकिन मैं उस ऐश से वापस मैं पीस ऑफ पेपर वापस मैं ऑब्टेन कर सकता हूं, नहीं, मतलब ही नहीं बनता। तो वो हमारी केमिकल प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल है बेसिकली। तो इन चारों में से कौन सी होगी, डिस्टिलेशन ऑफ सी या सॉल्टी वाटर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्प्योर सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम सीवीड्स या सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। देखिए इन चारों में से अगर मैं बात करूं तो इन चारों में से जो है बेटा प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम सीवीड्स, ये ही केवल क्या है, क्योंकि इट इज अकम्पनीड बाय केमिकल रिएक्शंस, इसमें केमिकल चेंज हो रहा है इसलिए केमिकल प्रोसेस है। बाकी डिस्टिलेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया और सब्लिमेशन, ये तीनों की तीनों कौन कौन सी, ध्यान देना और ध्यान से सुनना इस बात को, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, है ना। इस बार सीधा डायरेक्टली पूछा है, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा। भाई डिस्टिलेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया और सब्लिमेशन, ये तीनों की तीनों कैसी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक, तो प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम सीवीड्स इज अ केमिकल प्रोसेस। 10th क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इन में से कौन सा एक केमिकल चेंज है, कौन सी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अ वेट टॉवल dries in the sun, lemon juice added to tea causing its color to change, hot air rises over a radiator, and coffee is brewed by passing steam through ground coffee। देखिए इन चारों में से अगर मैं बात करूं तो a wet towel dries in the sun, it is a physical process, hot air rises over a radiator, it is also a physical process, coffee is brewed by passing steam through ground coffee, ये भी हमारा क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन लेमन जूस अगर हम ऐड करते हैं टी में कॉजिंग इट्स कलर टू चेंज, तो ये हमारी एक कौन सी प्रोसेस होगी, इट इज केमिकल चेंज, ये हमारा केमिकल चेंज होगा। ठीक है, बेसिकली जब हम लेमन जूस एक्सक्यूज मी, जब हम लेमन जूस ऐड करते हैं टी में तो क्या होता है, लेमन जूस को ऐड जब किया जाता है तो लेमन जूस इज रिएक्टेड विद द पिगमेंट ऑफ टी, और उसके साथ रिएक्ट करने पे वो कलर चेंज उसमें ले आता है। तो बेसिकली इसमें आयनिक रिएक्शंस हो रही होंगी, इस कारण से इट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, बाकी अ वेट टॉवल ड्राइज इन द सन, फिजिकल प्रोसेस है। हॉट एयर राइजेस ओवर अ रेडिएटर, इट इज आल्सो अ फिजिकल प्रोसेस। कॉफी इज ब्रूड बाय पासिंग स्टीम थ्रू ग्राउंड कॉफी, इट इज आल्सो अ फिजिकल प्रोसेस। 11th क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, इन चारों में से कौन सा एक एलिमेंट है, एल्यूमिना, ब्रास, ग्रेफाइट या सिलिका। देखिए एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3, ब्रास क्या है हमारे पास, अलॉय है, किसका, अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। सिलिका हमारे पास क्या होता है, SiO2, और ग्रेफाइट क्या होता है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो हमारे पास इन चारों में से एलिमेंट कौन सा होगा, ग्रेफाइट। एलिमेंट किसे कहते हैं, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि केवल जो है सिंगल, केवल एटम एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बनेगा, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनेगा, तो वही हमारा क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो ग्रेफाइट क्या है, केवल एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, तो इसीलिए ग्रेफाइट क्या है, हमारा एक एलिमेंट है। बाकी एल्यूमिना देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन आ गया,
तो ये एलिमेंट कहाँ रहा? ब्रास अलॉय है, कैन नॉट बी एन एलिमेंट। सिलिका SiO2 कांट बी एन एलिमेंट। तो हम लोग ग्रेफाइट के साथ। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। देखिए एसिड की क्या टेंडेंसी होती है? ब्लू को रेड करने की, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस करने की, ठीक। एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। और बेस की क्या टेंडेंसी होती है? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करने की, ठीक। अ स्टूडेंट टेस्टेड अ लिक्विड with a red litmus paper which remained red with no change. This shows that the liquid, देखिए एक स्टूडेंट ने टेस्ट किया लिक्विड विद रेड लिटमस पेपर। उसने रेड लिटमस पेपर लिया, उसमें एक लिक्विड डाला। देखिए उसने एक रेड लिटमस पेपर लिया, एक स्टूडेंट ने जो रेड लिटमस पेपर लिया, ठीक है, लग रहा है ना। उसने एक रेड लिटमस पेपर लिया, वापस अपना पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए उसने एक रेड लिटमस पेपर लिया और उसमें एक जो है उसने लिक्विड डाला, इसने एक लिक्विड ऐड किया। तो ये जो रेड लिटमस पेपर है इसका कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण हो सकता है? जो वो लिक्विड है वो बेस नहीं, इज नॉट अ बेस, बेस नहीं है। इज नॉट एन एसिड, वो एसिड नहीं है। ना ही एसिड है ना ही बेस है, या मस्ट बी प्योर वाटर और एसिड। देखिए रेड लिटमस पेपर केवल और केवल एक ही कंडीशन में रेड रह सकता है। अगर देखिए अगर वो बेस होता लिक्विड तो ये रेड किस में कन्वर्ट हो जाना था? ब्लू में। देख लिया हमने यहाँ पे कि बेस की टेंडेंसी क्या होती है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करने की। लेकिन रेड लिटमस पेपर में जब हमने वो लिक्विड डाला तो हमें कोई चेंज नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका सीधा मतलब ये है कि या तो वो प्योर वाटर में डिप किया होगा, या उसमें प्योर वाटर डाला गया होगा, या उसमें एसिड ही डाला गया होगा। क्योंकि रेड रेड तभी रह सकता है अगर उसमें प्योर वाटर डाला जाए या उसमें एसिड डाला जाए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे कि द लिक्विड शुड बी प्योर वाटर और एसिड। 13th question is equal quantities 50 milliliter of the following 4 samples of water are placed in 4 beakers of 100 ml capacity. सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गले में खराश हो रही है। आई होप कि आवाज मेरी ठीक आ रही होगी। Equal quantities of the following 4 samples of water are placed in 4 beakers of 100 ml capacity. Their boiling points are determined accurately using the same thermometer. Which sample of water will have the lowermost boiling point as compared to other 3 samples? देखिए हमारे पास 4 जो है ये बीकर ले लेता हूं, ठीक। हमारे पास 4 बीकर हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें ए सब्सटेंस है, इसमें बी है, इसमें सी है। 4 सैंपल है वाटर के, ठीक। हर किसी की क्वांटिटी 50 ml है। देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर डिटरमिन्ड एक्यूरेटली यूजिंग द सेम थर्मोमीटर। हमने एक थर्मोमीटर से इन चारों के बॉइलिंग पॉइंट डिटरमिन किए। विच सैंपल ऑफ वाटर विल हैव द लोअर मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट? इन चारों में से किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा? डिस्टिल वाटर का, बॉटल्ड मिनरल वाटर, वेल वाटर या सी वाटर? देखिए उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा जिसमें नंबर ऑफ आयंस डिसॉल्व्ड है ना, जो आयंस होते हैं, जो डिसॉल्व्ड आयंस होंगे वो सबसे कम होंगे, क्योंकि वाटर में होती है, इंप्योरिटीज भी होती है वाटर में, है ना। तो डिस्टिल वाटर क्या है? बिल्कुल फ्री फ्रॉम आयंस है। इस कारण से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा, है ना। बाकी बॉटल मिनरल वाटर, इसमें जो है मिनरल वाटर में मिनरल आयंस होंगे, इस कारण से इसमें जो है क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिव टू डिस्टिल वाटर ज्यादा होगा। ऐसे ही वेल वाटर में भी आयंस होंगे, सी वाटर में भी आयंस होंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
यानी कि जब कोई भी चीज, मान के चलिए प्योर वाटर है, उसमें फ्री फ्रॉम आयन डिस्टिल वाटर है, अगर उसमें आयन से ऐड कर दिए जाए या कोई सल्यूट ऐड कर दिया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा अपने आप ही, है ना। इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। अब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है ना। तो हमें वो ढूंढना होगा इन चारों में से जिसमें सबसे कम आयंस होंगे या जिसमें इम्प्योरिटी सबसे कम होगी, तो डिस्टिल्ड वाटर विल बी द बेस्ट। अरेंज द फॉलोइंग बेसिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। इन चारों हमें बेस दे रखे हैं, इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखनी है उनके बेसिक स्ट्रेंथ में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन चारों में से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे पहले कम उठाते हैं फिर सबसे ज्यादा, तो सबसे कम जो है हमारा बेसिक होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल बी द लीस्ट बेसिक, देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, एंड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ कुछ इस सीक्वेंस की होने वाली है। सबसे लीस्ट बेसिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कौन सा सीक्वेंस बैठ रहा है, देखिए 4 3 2 1, तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम 13, एल्यूमिनियम 37 इज। हम लोग जानते हैं जब कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका मतलब क्या है, जेड एक्स ए से डिनोट करते हैं, या जेड एक्स ए। इसमें 13 क्या है, 13 इज एटॉमिक नंबर, और 37 क्या हो जाएगा, मास नंबर या एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, बताओ आप, पढ़ा है ना हमने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस एटॉमिक नंबर। तो क्या हो जाएगा, मास नंबर 37 माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 13। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 7 में से 3 गया 4, 3 माइनस 1 2, 24। 37 माइनस 13 एल्यूमिनियम, ओ हियर इज अ मिस्टेक। देखिए एल्यूमिनियम का जो मास नंबर होता है इट इज नॉट 37, लेट मी करेक्ट, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। एल्यूमिनियम का जो मास नंबर होता है वो होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है, लेकिन मास नंबर 37 नहीं होता, 27 होता है ना, 37 नहीं होता। तो अगर मैं इसको 27 लूंगा तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 27, देन आई विल गेट हियर 14। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा इसको, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास जो होता है बेटा वो 37 नहीं होता है, इट इज 27। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन मेटल। इनमें से कौन सा एक ट्रांजिशन मेटल है, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम या कैल्शियम। अगर इन चारों की बात करें तो इनमें से कौन सा एक ट्रांजिशन मेटल है। देखिए ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक में हम लोगों ने कौन कौन सी सीरीज पढ़ी थी, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। तो इनमें से कौन सा है, एल्यूमिनियम देखिए ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, मैग्नीशियम इज ऑल्सो पी ब्लॉक, मैग्नीशियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट, कैल्शियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट, मैंगनीज इज डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना, ट्रांजिशन मेटल है। और कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू 3D सीरीज, मैंगनीज, है ना, हमने पढ़ा था ना, शक्ति वक्र मन फिको निकुजन, है ना, शक्ति वक्र मन फिको निकुजन, इस तरीके से याद कर लेते हैं। और एक इसको अगर इसके निमोनिक्स की बात करूं तो एक निमोनिक्स इसका इस तरफ से भी बनता है, देखिए, सुनो तुम
थोड़ा सा हंसी हंसी वाला है। सुनो तुम, विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, है ना। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिक्स कैसे भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए, याद करने का अपनी ट्रिक्स होती है, ठीक, आपको जो ठीक लगे आप लोग वैसे, आप लोग इससे अच्छा बना सकते तो वेल एंड गुड। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं। तो मैंगनीज बिलोंग करता है 3D से। बाकी एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का एलिमेंट है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। Which one of the following gases present in the air near the surface of the earth has maximum concentration? यानी कि इनमें से कौन सी गैसेस के प्रेजेंट इन द एयर, एयर में प्रेजेंट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन किसकी होगी? ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन या मीथेन? हम लोग जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये हम लोग जानते हैं, ये इक्वेशन होती है, वेल नोन इक्वेशन है, N2 + 3H2 gives us 2NH3। हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड चाहिए टू रिएक्ट विद 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन? ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके समझते हैं। 1 मोल नाइट्रोजन का कितना? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन रिएक्ट टू कंबाइन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। हमें 2 मोल अमोनिया मिल रहा है, तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल हो जाएं, किसके? नाइट्रोजन के। कितने मॉलिक्यूल हो जाएं? 100 मॉलिक्यूल। तो हमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स की नीड होगी? देखिए, 1 मोल अगर नाइट्रोजन का, यानी कि मान के चलिए 1 मॉलिक्यूल हमारे पास नाइट्रोजन का है, तो 1 के लिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है। तो अगर 100 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के होंगे, कितने मॉलिक्यूल? 100 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के होंगे, तो कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 300। सिंपल फंडा भाई। अगर 1 मॉलिक्यूल के लिए 3 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही है, तो 100 मॉलिक्यूल के लिए 300 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। 2 एलिमेंट्स गैलियम एंड ऑक्सीजन combine to form a compound Ga2O3, which among the following is the valency of gallium? गैलियम की हमें वैलेंसी बतानी है। तो देखिए, Ga2O3 हमें वैलेंसी बतानी है। तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसकी वैलेंसी फाइंड करनी है उसको उसकी ऑक्सीजन स्टेट x, ठीक। तो क्या लिखूंगा? 2x। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहती है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -6। कोई भी नेट चार्ज नहीं है, तो नेट चार्ज इक्वल टू 0। देन 2x इज इक्वल्स टू 6, x इक्वल टू 3। तो ऑप्शन विल बी सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायमंड। देखिए, डायमंड ग्रेफाइट से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल मत छोड़िए इनके बारे में। कुछ कुछ चीजें तो आपको ऐसी पता होनी चाहिए, बिल्कुल लर्न बाय हार्ट कर लीजिए। Consider the following statements regarding diamond. It is an allotrope of silicon. It is a bad conductor of heat and electricity. It is the hardest substance. It burns to produce carbon dioxide. देखिए, डायमंड जो है किसका एलोट्रोप होता है? सिलिकॉन का। इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप है। दूसरी बात, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ठीक, ये एक बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। रीजन बिहाइंड दिस इज इट डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए, कोई भी सब्सटेंस जो है कब इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होगा? जब उसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोबाइल यानी कि मूवेबल होंगे ना, जब वो मूव करने में केपेबल होंगे। जब वो मूव करने में ही केपेबल नहीं होंगे, तो कहां से वो एक अच्छा कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का? तो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक। रिगार्डिंग डायमंड, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, बिल्कुल ठीक है। इट बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ठीक। देखिए, क्योंकि डायमंड जो है प्योरली फॉर्म ऑफ कार्बन है, बिल्कुल एलोट्रोप है कार्बन का, तो अगर उसको बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करेगा। तो स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज राइट। तो करेक्ट पूछ रहा है, तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। एनडीए 2009 का क्वेश्चन, ठीक है। तो डायमंड के बारे में हमने क्या क्या देखा? ये बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, हार्डेस्ट सब्सटेंस,
बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और चीज अगर मैं बताऊं तो कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, कई बार पूछ लेता है। इसका एक कार्बन एटम मोर 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है ना। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, मैंने कई बार बनाया है। ठीक, फिर ये ये दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इस तरीके से ये रिंग जो है बढ़ती जाएगी। एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बनाता है। अगर ये कार्बन यहाँ है तो ये दिस कार्बन दिस कार्बन दिस कार्बन दिस कार्बन ना, 1 2 3 4 इस तरीके से टेट्राहेड्रली अरेंज है तो रिंग फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से अपनी जो आज की महामैराथन है वो कंप्लीट होती है। इसके साथ ही जिसमें डायमंड के बारे में बताया, ग्रेफाइट के बारे में बताया, इनसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा है। और ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पूछ रहा है, कुछ रिएक्शंस नहीं आ रही है, जनरल केमिस्ट्री पूछ रहा है, नॉन मेटल्स के बारे में पूछ दे रहा है, डायमंड ग्रेफाइट के बारे में पूछ रहा है, फिजिकल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जब इस तरीके की चीजें पूछ रहे हैं तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम लोग गलत हम आंसर मार्क न करते हैं, हमें सही आंसर मार्क करने, क्योंकि हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर दी है कि अब मुझे लगता है शायद गलत आंसर की कोई गुंजाइश नहीं रहती बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी आज की जो मैराथन है 20 क्वेश्चंस मैं लेके आया था आपके लिए, ये कंप्लीट होती है। अब हम नई वीडियो में और अच्छे और नए क्वेश्चंस आप लोगों के सामने पेश करेंगे। अब बस आप लोगों को हम सब कुछ आपको बना बना कर दे रहे हैं, है ना। बस अब आप लोगों को जो है लड्डू बना बनाया हुआ आपके हाथ में मिल रहा है, आपको उस लड्डू को खाना है बस। ठीक है बेटा, तो इसके लिए वीडियोस को बार बार देखिए, स्टे कनेक्टेड, और साथ में इन वीडियोस को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। देखिए रिवीजन तो मस्ट है, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जिंदा रहने के लिए खाना पीना जरूरी है ना, उसी तरीके से किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि पढ़ तो रखा ही है आपने, रिवीजन बहुत जरूरी है। जितना आपने पढ़ रखा है उतना रिवाइज तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यूज हम लोग करवा रहे हैं तो इन एमसीक्यूज को भी आप लोगों को बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आज के मैराथन को यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी लगी होगी मैराथन। अगर कोई भी डाउट आपका बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं आप लोगों से कल नई वीडियो के साथ, और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और बेहतर क्वेश्चंस के साथ, और कुछ नए कंसेप्ट जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं और एग्जाम में आते हैं। वैसे हमने लगभग सारे कंसेप्ट को कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ एक आध रह गए होंगे तो उसे हम कंप्लीट करवा देंगे आपके वीडियो में। ठीक है, बस आप लोगों को बार बार रिवीजन मोड में रहना है। मैं बार बार इसलिए रिवीजन मोड कहता हूं क्योंकि यही आपको जो है फायदा देने वाला है। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सबसे जरूरी कीप स्टडिंग।